अगर मुल्क को दो दो हाथों से लूटने वालों का पहले ही हिसाब हो जाता तो आज सियासत में मौजूद जो करप्शन के इल्ज़ामात वाले रहबर हैं ये हमारे हुक्मरान ना बनते। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी का हंगामी इजलास लंदन में तलब कर लिया, जिसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा लंदन के लिए रवाना हो गए। सदर पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब को हटाए जाने की एडवाइस मुस्तरद कर दी है, मगर कल रात गए वफाकी हुकूमत के एलामिये पर गवर्नर उमर सरफराज चीमा को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। ये एक बादशाह की कहानी है जो बहुत आदिल और इंसाफ पसंद था, आवाम पर बहुत मेहरबान था। वो मुजरिमों को कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाता है, जिसकी वजह से सल्तनत में जराइम समझने के ना होने के बराबर थे। अच्छा, लोग खुशहाल थे, हर तरफ सुकून ही सुकून था। एक दिन बादशाह के दरबार में एक ऐसा मुजरिम पेश किया गया जिसके लिए मौत की सज़ा तजवीज़ की जा चुकी थी। बादशाह की आदत थी कि वो कत्ल के मुजरिम से अकेले में बात किया करता था। अच्छा, मुजरिम के जुर्म की मुकम्मल जो तफसील है वो हासिल करता, उसके जुर्म करने की वजूहात, मुजरिम को नफ्सियाती तौर पर जांचा करता था। ये एक ऐसा मामला था जिसकी बादशाह और मुजरिम के अलावा किसी को ख़बर नहीं हो पाती थी और मुजरिम भी उस गुफ्तगू को बतौर राज रखने का पाबंद होता। जब बादशाह की इस मुजरिम से गुफ्तगू मुकम्मल हो गई तो बादशाह ने दरबार में आकर एक अनोखा हुक्मनामा जारी किया। वो हुक्म यह था कि मुजरिम को फौरी रिहा कर दिया जाए और मकतूल के लवाहिकीन को खून बहा सरकारी ख़जाने में से अदा कर दिया जाए। ये हुक्म बादशाह के पिछले तमाम अहकामात से बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन सब खामोश थे। मुजरिम को रिहा कर दिया गया, मकतूल के घर वालों को खून बहा अदा कर दिया गया। अच्छा, ये खबर पूरी सल्तनत में फैलती फैलती दूर दराज के एक देहात में पहुँच गई। अच्छा, एक नौजवान जो अरसे से दौलत की खातिर अपने सगे चचा को कत्ल करने का सोच रहा था, उसने फ़ैसला किया कि वो अब ये कर गुजरेगा और बाद में बादशाह उसे भी शायद माफ़ कर देगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि बादशाह की हिकमत की बात तुम नहीं समझ सकते। बादशाह ने इससे पहले किसी कातिल को माफ़ नहीं किया और इस मामले के बाद भी बादशाह ने 4 कातिलों को मौत की सज़ा दी है, लेकिन नौजवान बज़िद था कि बादशाह माफ़ कर देगा क्योंकि वो बहुत रहमदिल है। और फिर उस नौजवान ने अपने सगे चचा को कत्ल कर ही दिया और कत्ल के साथ ही गिरफ्तारी दे दी। अच्छा, बादशाह ने उसकी मौत की सज़ा की तौसीक कर दी। वो नौजवान बहुत चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी, उसे मौत की सज़ा दे दी। वो बादशाह की हिकमतों को अपने लिए कानून समझ बैठा था और इसी सबब वो कत्ल का मुजरिम बन गया और ये भूल गया कि बादशाह रहमदिल ज़रूर है, लेकिन उसकी रहमदिली अपनी हिकमतों पर इन्हसार करती है, ना कि बादशाह की जो रहमदिली है नौजवान के जुर्म से मशरूत है। अब नाज़रीन, ये कहानी हमारी सियासत से बड़ी मिलती जुलती है। इस कहानी को सुनते और बयान करते ही एनआरओ याद आना मेरे ख्याल से बड़ा यकीनी है। एनआरओ आपको भी याद आना शुरू हो गया होगा। एनआरओ का लफ्ज़, अगर मुल्क को दो दो हाथों से लूटने वालों का पहले ही हिसाब हो जाता तो आज सियासत में मौजूद जो करप्शन के इल्ज़ामात वाले रहबर हैं ये हमारे हुक्मरान ना बनते। मुत्तहिदा हुकूमत की कोशिशें देखी जाएँ तो ये कोशिशें सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुकदमात के ख़ात्मे, अपने दिफा के लिए थी। मुत्तहिदा हुकूमत का मकसद महंगाई मुकाना नहीं बल्कि अपने केसेस और एहतसाब के इदारों को मुकाना था। और इमरान खान तो शुरू दिन से बात करते हैं कि उन पर शुरू दिन से एनआरओ देने का प्रेशर डाला गया, लेकिन इमरान खान ने किसी किस्म का दबाव लेने से इनकार कर दिया। अब जहाँ तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उसको बैरूनी साजिश के तहत निकाला गया, तो वहीं पर तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत गिर जाने की एक वजह मुखालिफिन को एनआरओ ना देना भी तस्वुर करती है। और इमरान खान अवामी हलकों में मुत्तहिदा हुकूमत की इसी सियासत को बेनकाब भी करते चले जा रहे हैं। अच्छा, आज जहलुम में उन्होंने हमेशा के बड़ा पावर शो किया, लोगों के बड़े हजूम में वो अपने मुखालिफिन को खूब आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। खान साहब का क्लिप होगा, चलाइएगा टीम। सुना आपने खान साहब को, उन्होंने एक बार फिर अपने जोश खिताबत से अवाम का लहू गरमा दिया, अपने बयानिए की जो शमा है उसको जेहलम की सरजमीन पर रोशन कर दिया और इमरान खान ने एक बार फिर से अपने मुखालिफिन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान ने हुकूमत की जानिब से उन पर इदारों की तौहीन करने के इल्ज़ामात का भरपूर अंदाज में जवाब दिया। नून लीग को इस हवाले से उनका माजी भी याद करवाया। अच्छा, अब नून लीग और हुकूमत को सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन समी इब्राहिम भी माजी याद करवा रहे थे और या यूँ कह लें कि समी इब्राहिम साहब हुक्मरानों को आईना दिखा रहे थे, लेकिन हुकूमत आईना देखकर बुरा मान गई और उनके खिलाफ एफआईए के ज़रिए ये जो इंतकामी कार्रवाई है उस पर उतर आई। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मोअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं अब इस मामले को देख रहे हैं
और आज इस केस में जो होने वाली समाअत है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम की गिरफ्तारी से रोक दी है और समी इब्राहिम के खिलाफ FIA की जानिब से हिरासा करने के मामले पर उनके वालिद की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने FIA को हुक्म दिया कि वो समी इब्राहिम को हिरासा ना करे और ना ही उन्हें वतन वापसी पर गिरफ्तार किया जाए। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने कहा कि जो डायरेक्टर साइबर क्राइम अदालत में पेश होकर वजाहत करें कि जो प्रेस रिलीज़ जारी करने की नौबत आखिर आई क्यों। प्रेस रिलीज से जाहिर ये होता है ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना इंक्वायरी मुकम्मल हुई। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को 16 मई को अदालत पेश होने का हुक्म देते हुए जवाब भी तलब किया है। समाअत के दौरान सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के वकील राजा आमिर अब्बास एडवोकेट ने अदालत को ये बताया कि समी इब्राहिम गुज़िश्ता 3 दहाइयों से सहाफ़त कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं बताया गया और FIA ने नोटिस जारी कर दिया। FIA गिरफ्तारी की धमकियाँ लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कितनी अजीब बात है, जो पहले जिस कानून का दिफा कर रहे थे आज वो उस कानून के कलअदम होने के बेनिफिशरी हैं। अदालत ने समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि समी इब्राहिम ने कहा क्या था, जिस पर राजा आमिर अब्बास एडवोकेट ने बताया कि यही तो मालूम नहीं है कि इल्ज़ाम क्या है। अदालत ने राजा आमिर अब्बास से सवाल किया कि समी इब्राहिम वतन वापस कब आ रहे हैं, जिस पर राजा आमिर अब्बास ने बताया कि समी इब्राहिम 15 मई को वतन वापस पहुंच जाएंगे। अब यह था अदालत की कार्रवाई का मुख्तसर सा अहवाल। अब नाज़रीन, साफ जाहिर है कि हुकूमत की नीयत क्या है। हुकूमत की नीयत इंतकाम लेने की है। वो किसी भी तरह से अपने ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को रोकने की बाकायदा आप कह लें कि कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह। मुत्तहिदा हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं ख़ुद को जमहूरी तो कहती हैं और जमहूरी निज़ाम में तो तनकीद बर्दाश्त करने का मेरे ख्याल से हौसला होता है और होना भी चाहिए। लेकिन अभी जो हो रहा है उससे साफ ये लग रहा है कि हुकूमत बदला और सिर्फ लेने पर यकीन रखती है और इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। जैसे कि हमज़ा शहबाज जो कि वज़ीर आला पंजाब बन गए, जो अपने हरीफों के साथ साथ अवाम से भी इंतकाम ले रहे हैं क्योंकि वो अब तक अपनी काबीना ही तश्कील नहीं दे सके। अब ऐसे में वो अवाम के दुखों पर मरहम कैसे रखेंगे, मरहम क्या रखेंगे। ज़रा सुनिएगा, देखिएगा क्लिप। सुना आपने हमज़ा शहबाज को, वो मौजूदा बहरान का ज़िम्मेदार किसको करार दे रहे हैं? इमरान खान को। लेकिन एक सवाल है कि अब तो हुकूमत इमरान खान की नहीं है ना, फिर ये इंतशार कौन फैला रहा है? हुकूमत ने तो ये वादा किया था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद अवाम के दुखों को ख़त्म करेगी, लेकिन लग ऐसा रहा है कि हमज़ा शहबाज को अवाम के मसाइल में ज़रा बराबर भी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अब तक हमज़ा शहबाज अपनी काबीना ही नहीं बना सके। लेकिन शायद हमज़ा अवाम की बेचैनी को कम करने से ज़्यादा, अवाम को मुतमईन करने से ज़्यादा अपने इत्तेहादियों को मुतमईन करने में लगे हुए हैं। किसको कौन सा ओहदा मिलेगा, कौन कितने बड़े रुतबे पर ओहदे पर फाइज होगा, इस वक्त हमज़ा शहबाज की जो दिलचस्पी है सिर्फ यही है और इसी तरफ लगी हुई है। पंजाब में आटे और गंदम का बहरान जन्म ले रहा है, लेकिन हमज़ा को इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। पंजाब इतना बड़ा सूबा है, लेकिन इस वक्त ये सूबा अन्ना की भीड़ चढ़ है और ये बात नून लीग को भी अच्छे से पता है कि जिन मुनहरिफ अराकीन के बल पर इनको ये हुकूमत मिली, उनके सरों पर नाअहली या फिर डीसीट होने की तलवार लटक रही है। इसलिए इस वक्त हमज़ा का तख्त जो है ना वो ख़तरे से खाली नहीं है। अब जहाँ नून लीग तहरीक इंसाफ पर पंजाब में आइन पामाल करने का इल्ज़ाम लगाती है, वहीं पे फ़याज़ुल हसन चौहान वो भी नून लीग और ये जो मुनहरिफ अराकीन है उनके आइन पामाल करने पर अपनी राय का अपने अंदाज में इजहार करें। ज़रा सुनिएगा चौहान साहब को। सुना आपने फ़याज़ुल हसन चौहान को, वो अलीम खान को भी आड़े हाथों ले रहे थे और उनके इमरान खान से मुनहरिफ होने की सारी कहानी भी सुना रहे थे। अब ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ अपने मुनहरिफ अराकीन को भी पंजाब में बहरान का ज़िम्मेदार समझती है और इस वक्त उमर चीमा और काफ लीग की नून लीग के साथ जो गर्मा गर्म जंग है वो बाकायदा शुरू हो चुकी है। खबर सुनिएगा। खबर के मुताबिक कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी गई। काबीना के अरकान का कहना था कि उमर सरफराज चीमा को हटाने के लिए आईनी जो तरीका है वो इख्तियार किया गया। अब काबीना डिवीजन ने उमर सरफराज चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नए गवर्नर की तैनाती तक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कायम मुकाम गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि पंजाब के साबिक गवर्नर उमर चीमा ने अपनी बरतरफी पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि सदर पाकिस्तान की जानिब से गैर मामूली हालात के पेश नज़र समरी मुस्तरद करने के बावजूद कैबिनेट डिवीजन ने गैर आइनी नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे मैं मुस्तरद करता हूँ। हमारी सिलसिले में आइनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। इंशाल्लाह मैं जल्द आइंदा के लाए अमल का ऐलान भी कर दूंगा। अब एक बात तो तय है कि उमर चीमा गवर्नर पंजाब के ओहदे से बरतरफ होने के बावजूद भी कानूनी और आइनी जंग लड़ने के लिए पुरअज़म है।
और ये भी लगता है कि उमर चीमा ने तय कर लिया है शायद कि वो अपने मुखालिफिन को सुख का सांस नहीं लेने देंगे। और तो और गवर्नर पंजाब की बरतरफी पर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से आइन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है और अब तहरीक इंसाफ इस मामले पर अदालत जाने का भी इरादा रखती है। अच्छा, नून लीग पर तनकीद ये हो रही है कि नून लीग ने सदर ममलिकत के आइनी इख्तियारात को भी किसी खाते में शुमार नहीं किया और खुद से नोटिफिकेशन जारी करके उमर सरफराज चीमा को ओहदे से बरतरफ कर दिया। अच्छा, वाकिफान हाल तो यहाँ तक बताते हैं कि नून लीग ने बहुत सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाया, क्योंकि अब इस वक्त पंजाब में कोई गवर्नर नहीं है। तो वैसे में आइन के तहत पंजाब असम्बली का स्पीकर बतौर कायम मुकाम गवर्नर अपने फ़राइज़ अंजाम देगा। लेकिन अगर परवेज़ इलाही कायम मुकाम गवर्नर बन जाते तो फिर डेप्यूटी स्पीकर जिनका झुकाव नून लीग की तरफ है, उनके हाथ में पंजाब असम्बली का कंट्रोल आ जाएगा और वो परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक का इजलास बुला सकते हैं और इस तरह परवेज़ इलाही की स्पीकरशिप को ख़तरात भी लाहक हो जाएंगे। लेकिन परवेज़ इलाही भी फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं, क्योंकि तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कायम मुकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया है। तर्जुमान का ये भी कहना है कि गवर्नर हाउस का अमला पंजाब असम्बली में समरी पर दस्तखत के लिए आया था, जिसको वापस भेज दिया गया है। अब तहरीक इंसाफ नून लीग पर आइन शिकनी का इल्ज़ाम लगा रही है और दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब पंजाब में आइन शिकने का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को ठहरा रही है। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने मरियम को, क्या कह रही हैं जी? मरियम ये बेसिकली ब्लेम गेम कर रही हैं। ब्लेम गेम का मतलब समझते हैं ना आप नाज़रीन? पंजाब की अबतर सूरत हाल का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को ठहराकर खुद को बरीउज़मा करार दे रही हैं, जबकि ये बात सबको पता है कि किस तरह डेप्यूटी स्पीकर की मिली भगत से वज़ीर आला के मुतनाज़ इलेक्शन करवाए गए। जबरी तौर पर हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कराया गया। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं और शहबाज शरीफ के साथ नून लीग का पार्टी वफ्द निजी दौरे पर नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए लंदन जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी क्या सूरत हाल बनी कि नवाज शरीफ ने अचानक शहबाज शरीफ समेत नून लीग की आला क़यादत को लंदन ही बुला लिया, तलब कर लिया। वरना इजलास तो आपको पता है वीडियो लिंक पर भी हो सकता था ना, लेकिन नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर इजलास बुलाने से साफ इनकार कर दिया। अब खबर क्या है कि जी नवाज शरीफ इजलास में बड़े बड़े फैसले करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि वो बड़े बड़े फैसले क्या होंगे और आगे होगा क्या। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब की तरह खुर्शीद शाह भी इमरान खान पर खूब बरस रहे हैं। शाह साहब को सुना आपने, कल जरदारी साहब ने भी इमरान खान पर मुल्क तोड़ने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया और आज यही बात खुर्शीद शाह भी कह रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी महंगाई के खात्मे की बात किया करती थी। अब पीपल्स पार्टी का भी काम है कि वो नून लीग की महंगाई कम करने में मदद करे, मुल्क की मईशत को संवारने में जो इनका अपना किरदार बनता है अपना किरदार अदा करे, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा हुकूमत में शामिल है। जहाँ आइन शिकनी की बात हो रही है नाजरीन, वहीं पर मलिका बुखारी भी जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको बुरी खबर सुना रही हैं, कह रही हैं कि जी उन्हें मुनहरिफ होने का अंजाम भुगतना होगा। ज़रा सुनिएगा जी। तो सुना आपने मलिका बुखारी को। अब इलेक्शन कमीशन में भी मुनहरिफ अरकान की नाअहली का केस चल रहा है और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में भी आर्टिकल 63A की समाअत हो रही है। दोनों केस बहुत अहम है, ये मुल्क की सियासत के मुस्तकबिल के लेकर मैं कहूँगी बड़े अहम है, तो गलत नहीं होगा। और ये भी सच है कि बेयकीनी की जो वजह से मईशत को झटकों पर झटके लग रहे हैं और बड़े बड़े झटके। डॉलर महंगा हो रहा है, महंगाई बेकाबू हो रही है और इस सारी सूरत हाल को कैसे संभालना है, सबसे बड़े दुख की बात कि इसको संभालना कैसे मुत्तहिदा हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, दलील इसकी ये है कि अब तक मुत्तहिदा हुकूमत मईशत और सियासत के हवाले से बड़े फैसले नहीं लिए, उनको पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या है। जिस नाअहली का ये इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते थे, अब खुद भी वही सब कुछ कर रहे हैं ना। सियासत से हटकर अगर मैं बात करूँ तो सच्ची बात है कि इमरान खान के किरदार की गवाही उन पर तनकीद करने वाले भी देते हैं। नजम सेठी साहब सुनिएगा ज़रा क्या कह रहे हैं जी। तो सुना आपने सेठी साहब को। अब नाज़रीन, ये इमरान खान के एक उसी अच्छे किरदार का एक नतीजा है कि उनका बयानिया अवाम में मकबूल होता चला जा रहा है और इमरान खान की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर पूरा मुल्क ये कह रहा है कि बैरूनी साजिश, हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन का निज़ाम अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी का हंगामी इजलास लंदन में तलब कर लिया, जिसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ को बाज़ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए नून लीग कोई बड़ा फैसला करने जा रही है। अच्छा, दूसरी जानिब इमरान खान का जेहलुम में एक और बड़ा जलसा देखकर मुत्तहदा हुकूमत बुखलाहट का शिकार नजर आ रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त देने के लिए। शेख साहब, नवाज शरीफ जो इस वक्त अदालतों से मफरूर हैं, उनसे मुशावरत करने के लिए मुल्क के वजीर आजम अपने साथियों के साथ लंदन जा रहे हैं। क्या मुल्क के फैसले लंदन में होंगे? क्या शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने के बाद भी नवाज शरीफ के फैसलों के मोहताज हैं? अगर यही होना था, अगर यही मुकद्दर था, अगर यही हमारी कौम का असर होना था, तो लॉर्ड माउंट बेटन बेटर रहता ना। यहाँ फिर लंदन से ही फैसले होने थे। फैसले पाकिस्तान के अब होंगे इंग्लिस्तान में। कहाँ की शराफत है? अरे कोई शख्स जो भगोड़ा है, जो कन्विक्टेड है, उसने अपने प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना को बुला लिया है। और वहां हमें क्या पता उस कैबिनेट में कौन कौन बैठा हो। मुझे तो लग रहा है इनका असल आका, उनके नुमाइंदा डोनाल्ड ट्रम्प बैठा होगा वहां। ये बच्चों जमूरों, क्या किया? उतना कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम क्या किया, क्या कुछ कर रहे हो? ये जो अफेयर्स है, मैं कहना चाहता हूँ ये क्रिमिनल अफेयर्स हैं गवर्नमेंट के। और अफसोसनाक है कि कोई शख्स जो मतलब अदालतों से कन्विक्ट होने के बाद सजा याफ्ता मुजरिम भगोड़ा, आज वो पाकिस्तान के फैसले करने के लिए सबको लंदन बुला रहा है। इससे बुरे दिन ना हमने देखे, ना हमने सुने, और ना ये चल सकेगा। कौम देख रही है। ऐसा थोड़ी होता है। मतलब नवाज शरीफ आज वो पाकिस्तान के फैसले करेगा। आज उन्होंने वो इंडिया से भी कारोबार खोल दिया है और क्या कुछ ये कर रहे हैं। हमें शक है कि वहां की ग्रैंड मीटिंग होनी है और वहां पाकिस्तानियों के अलावा जिनके एजेंट्स हैं, कोई अमेरिकन CIA, अमेरिकन, वो लोग भी वहां मौजूद होंगे, जो कि देखेंगे कि उनके एजेंडा पे किस हद तक अमल हुआ, किस हद तक अमल नहीं हुआ। ये जो कुछ होने जा रहा है पूरी कौम कबूल नहीं करेगी। अच्छा शेख साहब, मुत्तहदा हुकूमत से ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना मईशत की बेहतरी के लिए कोई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं, तो क्या जो तजर्बाकार नवाज लीग है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा बगैर तैयारी के हुकूमत में आ गए थे? क्योंकि तहरीक इंसाफ पे तो बहुत तनकीद की जाती थी ना, तो लग ये रहा था शायद इनकी बहुत तैयारी, इनको आने की भी बहुत जल्दी थी। पीपल्स पार्टी आज से 50 साल पहले गवर्नमेंट में आई थी और PMLN नवाज शरीफ 85 में गवर्नमेंट में आया था। और फजलुर रहमान साहब तो हमेशा गवर्नमेंट में रहते हैं, पैदाइशी गवर्नमेंट के अंदर है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये जो सोकाल तजर्बा का तजर्बा है, और देखिएगा ये 2-2.5 महीना तो हो गया इनको। इससे जब ये निकलेंगे, जो खुशरुबा मामला के साथ आएंगे, जिसका तजर्बा है उनको है। इन्होंने माल समेटना शुरू कर दिया होगा, इन्होंने इलेक्शन के लिए करप्शन करनी शुरू कर दी होगी। और जिस अंदाज से इनके आने के बाद आज डॉलर 190 पे जा पहुंचा है, आज स्टॉक धड़ाम से गिर चुकी है, हर चीज महंगी है, लोड शेडिंग है, आटा महंगा, मुर्गी महंगी। मुर्गी तो महंगी होनी थी क्योंकि मुर्गी जो है मुर्गी रहना बन चुका है कुकड़ी, तो 750 की मुर्गी हो गई है। आटा महंगा, प्याज महंगी, टमाटर महंगे, महंगाई कुछ। और ये जो चैंपियंस थे, आज मैं पूछना था दूसरा, ये कहते थे PTIMF बिलावल कहता था, बेचारे वो मुफ्ता लेने के लिए वहां गए थे। उन्होंने कह दिया कि वापस भगा दिया वहां से कि जाओ टैक्सेस लगाओ, बिजली महंगी करो, डीजल महंगा करो, पेट्रोल महंगा करो, और एमनेस्टी खत्म करो जो इंडस्ट्रीज को दी थी। सऊदी अरब गए थे 8 अरब डॉलर लेने के लिए, उन्होंने अपने 3 अरब डॉलर वापस मांग लिए। UAE गए थे, 1.5 घंटे बाद वापस आना पड़ा। तब सुना है कि चाइना भी कुछ इसी किस्म का इनका रवैया रखने में जा रहा है। तो आज इनकी जो गवर्नेंस थी, जो कि क्रिमिनल गवर्नेंस थी, तबाह हो चुकी है, गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है। कहते हैं ना कि 1 महीने के अंदर ही उनकी कांपे टांग के पूरा हो चुका है का मामला, और लड़ रहे हैं। इन्होंने लूटने के लिए बनाया था, लेकिन लूटने के भी इनको टाइम नहीं मिलेगा। और आज जो जेलम में देखा, पूरी कौम ने देखा, शहीदों की सरजमीन पे देखा, राजियों की सरजमीन पे देखा, इस्लामाबाद से घंटे सवा घंटे के फासले पे देखा, इनको अंदाजा हो जाना चाहिए ये जो गुलामी से आजादी का मार्च जो है, जो हकीकी आजादी का मार्च होने जा रहा है, जो हमारा कप्तान बुलाने जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ वो अवाम सब बाहर निकलेगी जिन्होंने इस 1 महीने में इनको देख लिया कि इन्होंने महंगाई से चीखें निकल गई।
और आज 15%। अच्छा हलीम साहब, ये इमरान खान साहब की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कल जरदारी साहब ने कहा था, और अब आके 15% हो गया, जिसकी वजह से महंगाई ऊपर जा चुकी है। आज महंगाई हो रही है, अच्छा हलीम साहब, लोड शेडिंग है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दोस्त इज्जत देने को तैयार नहीं है। जहाँ जाते हैं चोर डाकू गद्दार के नारे लगते हैं। अब जाएगा, चले लंदन पहुंचेगा, देखिएगा क्या होता है। शेख साहब देखिएगा, कल इस्तकबाल के लिए हमारे ओवरसीज इनको वेलकम करने के लिए मौजूद है वहाँ, वेलकम करेंगे। अरे शेख साहब, वक्त की कमी है, मैं कुछ और भी पूछना चाह रही हूँ। आप ये इमरान खान साहब की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए जरदारी साहब ये कह रहे थे कि जी तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, फौज को तकसीम और आइन को पामाल करने पे तुले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान एहतसाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? कहूँगा सदके थी वहाँ, सदके थी वहाँ जरदारी में तेरे। एक वो शख्स जो ईंट से ईंट बजाने की बात करता रहा, तो ये कहता रहा कि 3 साल के लिए आते हो, हम तो सारी जिंदगी होते हैं। ये भी कुछ दिन बगले बजाने जरदारी साहब हों। और उसके अलावा जरदारी नहीं कह रहे, इससे पहले नवाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं कहा, किस का नाम लेके किसने सबसे पहले हमारे इस इदारे को, हमारे मुसल्लह अफवाज के इदारे को किसने ग्राउंड पर लेकर आया, किसने इनको डॉन लीक्स वाले कौन है, ये लोग हैं, मेमो गेट वाले कौन है, ये लोग हैं, उसमें किसने आके यार सादिक कौन था, इनका था। नवाज शरीफ ने किस जलसों में जल बाजवा का नाम लिया, किस अंदाज से मरीम नवाज भी एक जर्नैल का नाम लेती रही, अल्फैज का। इन लोगों ने फौज और जरदारी ने क्या कुछ नहीं किया। और इसको कह रहे हैं इमरान खान, जिसका जीना मरना पाकिस्तान के लिए, जिसकी जिंदगी पाकिस्तान के लिए, जिसका सब कुछ पाकिस्तान के लिए, ये उसको बोलो एहतसाब। जरदारी करेगा एहतसाब, इमरान खान का एहतसाब। इमरान खान इंशाअल्लाह भी आएंगे, 2/3 मेजोरिटी से आएंगे। जेलम में देख लिया होगा आप लोगों ने, पता चल गया होगा सबको। इंशाअल्लाह 2/3 मेजोरिटी से आने के बाद इन चोरों डाकुओं के साथ इस दफा तब्दीली नहीं आएगी, इस दफा इनकलाब आएगा। ठीक है जी हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे कानूनी माहिर अजहर सदीक साहब। वेलकम बैक नाजरीन। सदर पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब को हटाए जाने की एडवाइस मुस्तरद कर दी है, मगर कल रात गए विफाकी हुकूमत के एलामिये पर गवर्नर उमर सरफराज चीमा को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने गवर्नर पंजाब को हटाने के मामले की मजम्मत करते हुए अदालत उज़्मा से पंजाब में आइन और कानून की खुली तौहीन के फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट कानूनी माहिर अजहर सदीक साहब। बहुत शुक्रिया अजहर साहब वक्त देने के लिए। अजहर साहब, सदर ममलिकत की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को सदर की मंजूरी के बगैर नहीं हटाया जा सकता। आइन के आर्टिकल 101 की शिक 3 के मुताबिक गवर्नर सदर ममलिकत की रजामंदी तक ओहदे पर कायम रहेगा। विफाकी हुकूमत क्यों फिर ऐसे इकदाम कर रही है और किस कानून के तहत इनके पास गवर्नर को बरतरफ करने के इख्तियार हैं? बहुत शुक्रिया फिजा। असल बात तो ये है कि पंजाब असम्बली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रफ अरकान पे खड़ी है। आज आपको पता है 20 मई से पहले इलेक्शन कमीशन ने डिफेक्शन पे डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से फैसला करना है। ये तो दीवार पे लिखी हुई बात है कि इलेक्शन कमीशन उससे आगे जा नहीं सकती, वोट डाल दिया, डिफेक्शन होगी और वो नाअहल हो जाएंगे। जब वो नाअहल हो जाएंगे तो उसमें से 25 लोग निकाल दें 197 से, ये तो रह जाएंगे 172, तो सादा से खत्म हो जाएगी। और उसके बाद गवर्नर के पास इख्तियार मौजूद है कि वो इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे, और उनके पास मेजोरिटी नहीं है। तो ये तो चंद दिनों की मेहमान गवर्नमेंट है, इसलिए इनको बचाने के लिए बात कर रहे हैं। असल जो बात समझने वाली है, आइन की आर्टिकल 101 के तहत जहां तक गवर्नर की तैनाती का है, तो वो इख्तियार वजीर आज़म के पास मौजूद है कि वो तो काबीना ने एडवाइस करना है, और वो बड़ा साफ लफ्जों में लिखा है कि क्या होना है। और लिखा है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच प्रोविंस हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन कमाल की बात ये है, आइन के फ्रेमर्स ने लिखा है कि जब उसे निकालना हो तो तरीका क्या है। तरीका के निकालने के बड़ा सीधी सी बात है, वो लिख दिया उन्होंने, द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट। सदर की खुशनुदी तक रहेंगे, ना इसमें एडवाइस का लफ्ज है, ना स्वाबदीद है।
यानी यहाँ काबीना और सदर की वजीर आजम की तो स्वामित्व है ही नहीं, किस कैपेसिटी में बैठकर, और ये गैर कानूनी समरी जारी की है और सारे पकड़ में आएंगे। और वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं आइन के आर्टिकल 48 को। वो 48 में तब है जब वजीर आजम को इख्तियार हो। हाँ यकीनन अगर नया गवर्नर तैनात करना हो तो वो आइन का आर्टिकल 48 अप्लाई करेगा, आर्टिकल 101 को। लेकिन यहाँ तो निकालने की बातें हो रही हैं, पहले निकालेंगे तब तैनात करेंगे ना। तो निकालना का जब आपके पास इख्तियार ही कोई नहीं है, लेकिन वजह क्या है, ये फांसी करना चाहते हैं गैर कानूनी और गैर आईनी। अभी गवर्नर उस पर कब्जा नहीं कर लिया इन लोगों ने। अभी आज भी सरफराज चीमा जो है, सॉरी अपना उमर चीमा, आज भी गवर्नर पंजाब है। उनको जब तक सदर नहीं हटाते तब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती है। ये सारा कदम ना सिर्फ गैर कानूनी बल्कि गैर आईनी भी है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जी। अजहर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशरफ साफ ने कहा है कि जी गवर्नर पंजाब को काबीना डिवीजन हटा सकती है, कानून ने काबीना डिवीजन को गवर्नर को हटाने का इख्तियार दिया है। क्या कहेंगे, वाकई दिया है इख्तियार? अच्छा, मैं चूंकि वजह है अशरफ साहब वकील है, हमारे दोस्त भी हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील हैं। अटॉर्नी जनरल का दफ्तर नॉन पार्टीजन होना चाहिए, उसे आइन और कानून की बालादस्ती की बात करना चाहिए, पसंद और नापसंद पे नहीं है आपका। यानी पाकिस्तान PMLN जो कह रही है आप उसी पे अमल करते रहे। भी आइन पढ़ लेना चाहिए, हर एक को पढ़ना चाहिए। आइन की किताब नहीं है किसी के पास तो हम तर्जमा करा के दे देते हैं, उर्दू में, अंग्रेजी में, फारसी में, हिंदी में, ताकि समझ सकें आसानी के तौर पर। काबीना डिवीजन यहाँ से कहाँ आ गई, मुझे ये बताए। काबीना कौन है? काबीना है वफाकी हुकूमत, आर्टिकल 90 और 91, उसमें गवर्नर कहाँ से आ गया भाई? वहां पर तो वफाकी काबीना जो वफाक के काम है वो करे, हमें तो कोई इस पे एतराज नहीं है। अगर आईने पाकिस्तान ने यहाँ लफ्ज लिख दिया होता ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फिर ये बिल्कुल जायज बात बनती थी। और आर्टिकल 48 की अगर इंटरप्रिटेशन के हवाले से भी जाकर देखें, मैंने जैसे अर्ज कर दिया, तो पहले गवर्नर को आईनी तौर पर हटाएं। और मैंने वजह बता दी है, वजह आपको मैंने इसलिए बता दी कि वो गवर्नर यहाँ से क्यों हटाना, बदनीति है उनकी, वो इसलिए हटाना चाहते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन से अगर डिस्क्वालीफाई, आप टाइमिंग देखें ना, आज हियरिंग लगी हुई थी, आज इलेक्शन कमीशन के सामने डिस्क्वालिफिकेशन की हियरिंग लगी थी। और 10 तारीख आखिरी थी, रात के 12 बजे के बाद बैठ के, कौन सी काबीना डिवीजन रात के 12 बजे के बाद बैठती है, जरा हम भी समझना चाहते हैं। तारीख 10 डाली है, यानी नजर आ रहा है कि ये, और इसमें यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पे आज खुद नोटिस लेना चाहिए। आईनी बहरान तो पता है पंजाब के अंदर कितना पैदा किया उन्होंने, और वो पैदा पे, यानी आपने एक तो पहले डिफेक्शन की, आपने मुनर्रफ अरकान को साथ मिलाया आपने, फिर इलेक्शन जो डिप्टी स्पीकर है अपना मिजारी साहब, उन्होंने किस तरह वो सारा इलेक्शन मैनेज किया, बाकायदा गैलरी में बैठ के कहा, गवर्नर ने वो सारे मामलात लिख के भेजे सदर पाकिस्तान। अच्छा, मैं यही बात करने वाली थी अजहर साहब, ये आप PTI के जो मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली है, उनके खिलाफ रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन में होने वाली जो समाअत है, उससे मुतमईन है? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो कहा है कि जी पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला होगा। अच्छा, मैं अर्ज करता चलूं वहाँ इशू क्या है जरा। जहां तक MNAs हैं और MPs में थोड़ा सा फर्क है, वहां वोट नहीं डाला उन्होंने। वहां उन्होंने क्या किया, दूसरी सियासी जमात आइन के आर्टिकल 63 के तहत वो ज्वाइन कर ली। यानी कैसे, सिंध हाउस में गए, तकरीरें करते रहे कि जनाब हमारा PTI से क्या ताल्लुक है, वो सारी बातें। अब केस उनका ये है कि उन्होंने दूसरी सियासी जमात ज्वाइन कर ली है। अब उसमें क्या है, उसमें एविडेंस है, एविडेंस क्या है, अखबारी तराशे हैं, एविडेंस क्या है, इंटरव्यू है, वो सारे वैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो रिकॉर्ड पे लगाने का कहा है कि ये रिकॉर्ड पे लगे। दूसरी तरफ से एतराजात है, नहीं इसको मत लगा, वो भाई पब्लिक डॉक्यूमेंट है। बेनजीर भुट्टो साहब का केस है, इफ्तिखार चौधरी का केस है, रिकॉर्ड के ऊपर ये सारे केसेस अवेलेबल हैं और उनको सामने रखकर देखे। उसमें मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन को भी एतराज होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आन के आर्टिकल 10 को सामने रखना है। क्या हम इस तरह की मुनाफा होने की, बेचने, खरीद और फरोख्त की इजाजत दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ये अमानत है, पार्टी अमानत है। और मैंने आज बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आर्टिकल आइन के आर्टिकल 63 के हवाले से जब बहस की तो मैंने यही बात रखा। अब मैंने कुरानी आयात, सूरह आल इमरान, अल बकरा, अल अराफ का मैंने वो बाकायदा पढ़ के बताया कि तर्जुमा और अमानत में खयानत की कितनी सख्त सजा दी है। आइन का आर्टिकल 227, फिर इनका ओथ, पब्लिक इनका ओथ क्या कहता है,
आप अपने हलफ को तोड़ रहे हैं और आप यानी ये क्या इजाजत दी जा सकती है एक चलती फिरती गवर्नमेंट को आप पैसे लेकर कुछ 10, 20, 30, 40 अरब रुपया लगा के गवर्नमेंट को टॉपल कर दें। मैंने ये भी बताया अदालत को कि तहरीक अदम एतमाद लानी है तो आर्टिकल 63 सेफ्टी वॉल्व है, ये नहीं आप इन बातों में अदम एतमाद के हवाले से आप तहरीक आप अप्लाई नहीं सकते हैं। डिफेक्शन तो इसीलिए अप्लाई रखा है कि आप वोट ना दें। अगर आप वोट देंगे, पहली तो बात है अदालत को बताया कि ये वोट कास्ट नहीं होगा, ये बुनियादी तौर पर ये फ्रूट है पॉइजनस ट्री का, जहरीले दरख्त का है कि आप एक काम गलत करें और कहीं वोट भी कास्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। फिर ताकि तौर पर मैंने और मिसाक जमहूरियत का बताया, फिजा ये जो बातें करें ना सियासी जमात रजा रब्बानी वगैरह, यानी ये जमहूरियत के चैंपियन कहते, इन्होंने खुद वहां डाला कि डिफेक्शन ही होने देनी अपना क्लॉज 21 और क्लॉज 23 के तहत कि ना फ्लोर क्रॉसिंग होने देनी है ना करप्शन होने देनी है। अब आप नजर आ रहा है कि करप्शन भी हो रही है, फ्लोर क्रॉसिंग भी हो रही है, जाने दे दीजिए इस बात को। और यही जो नेशनल असेंबली के हवाले से ये मामला है, लेकिन सूबाई असेंबली में 25 वोट कास्ट हो गए हैं और इसलिए 197 है, उनको निकाल दिया जाए। वो तो सवाल ही, अगर बड़ा जमीर जागा ना उनका, बड़े ईमानदार लोग है ना, वो जाएं जाकर इस्तीफा दे, और यही अदालत को बताया इस्तीफा दे दे। पर इस्तीफा दिए बगैर उन्होंने एक तो वोट डाल दिया, वोट काउंट नहीं होगा, फिर डालने की सजा भी है उनकी, और वो नाहली ताउमर है या फॉर अ सर्टेन पीरियड है। अदालत की मुआवनत हम इसी बात करें और इस कैंसर को रोकना है। ठीक है, रोकना है। अच्छा साहब, सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह से मुतालिक जो सदारती रेफरेंस है उसकी बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स खुश आइंद हैं, जिसमें उनका ये कहना था कि चंद लोगों की खरीदो फरोख्त से 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल जो है वह दाव पर होता है। अराकीन की खरीदो फरोख्त के जरिए हुकूमत गिराने का सिलसिला बंद होना चाहिए। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों की ताहियात नाअहली की उम्मीद है? फिजा, मैंने जो कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से मैंने बहस की है और अदालत के सामने मैंने ये भी वजूहात रखी हैं कि आप मिसाल के तौर पर अगर आप तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती हैं, मेजॉरिटी में से आप ले आए, यानी मेजॉरिटी है जो फैसलों पे एतराज करती है तो आप ले आए। लेकिन यहाँ क्या है कि तहरीक अदम एतमाद लानी थी, क्या थी, शक्ल अच्छी नहीं लगती थी, मेरे हल्कों में पैसे नहीं दिए, ये बुनियाद है। और इसीलिए रूल 37 नेशनल असेंबली रूल्स 95 के साथ पढ़कर देखें, वो कहा है कि 20% रेजोल्यूशन से पहले आपको वहां क्या करना है, पहले इजाजत मिलनी है रेजोल्यूशन की, रेजोल्यूशन इजाजत मिलकर फिर डिस्कशन होनी है, वहां आपको एस्टेब्लिश करना है कि जनाब जो वजीर आज़म है हमारे या तो बिक गए हैं या मुल्क की सालमियत पे खतरा है या इन्होंने को पैसे पकड़ लिए। ऐसी बात तो इसके अंदर एक भी ऐसी एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो हमने अदालत को यही सजेस्ट किया है, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनके वोट भी काउंट ना हो और इनकी नाअहली जो है वो ताहियात हो, ताकि दोबारा कोई सोचे ही ना कि आप बैठ के अगर चाहते हैं पार्लियामानी जमहूरियत में ना आपकी अक्सरियत की बात है, अगर अक्सरियत जो है इमरान खान साहब के साथ 155 या अपना 55 वोट है, उसमें से आपको 76 या 77 वोट ज्यादा ले आते तो फिर ठीक था। ये तो 20 अरकान से आप पूरी चलती फिरती गवर्नमेंट को गिरा देंगे। मैंने ये भी बताया अदालत को कि पहले यहाँ 58-2 भी था कि अगर सदर को इख्तियार था असेंबली डिसॉल्व करने का, लेकिन अदालतों ने कैप लगाया कि ये इख्तियार तो है लेकिन आपको रीजन बतानी पड़ेगी क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ भी आईन ने पाकिस्तान के आर्टिकल 67 को रूल्स के साथ पढ़े तो उन्होंने ये तरीकाकार फराहम किया है और बड़ी वजाहत के साथ ये बात रखी है कि ये रुकना है काम, अगर ये नहीं रुकेगा। और यही रिमार्क से इसीलिए कि 22 करोड़ अवाम जो है ना, क्या इन लोगों के मरहूने मिन्नत है, इन इलेक्टेबल के मरहूने मिन्नत है? यहाँ बात है अमानत में खयानत करने की, हलफ की खिलाफ वर्जी की। और जब आपने बाकायदा आपने जब पार्टी के टिकट पर वोट लड़ा है तो आप अगर वाकई आपका ज़मीर जाग गया है तो इस्तीफा दे दे, जाकर दोबारा इलेक्शन लड़ ले। आप पैसे लेकर आप अपनी वफादारी तब्दील कर रहे हैं और दुनिया के अंदर इसको डिसअप्रूव किया है और हमारे दीन ने तो इस बात की इजाजत ही नहीं दी, वादा खिलाफी की बात भी है और अमानत में खयानत की बात भी की है। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इस इंटरप्रिटेशन को सामने रख तो वोट के कॉन्टेक्स्ट में वोट शायद ना डाला जा सके। और दूसरा जो है जहां तक है कि इसकी नाअहली जो है कम से कम चले 5 साल, वरना ये आईन ने प्रोवाइड किया लिमिट, लेकिन मेरी जाती राय के मुताबिक 62(1)(d) और E को जब F के साथ मिलाकर पढ़े तो ये ताहियात नाअहली बनती है। ठीक है जी अज़ीज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिजा दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।